खाली पड़ी है, देखो पूरी ही खाली पड़ी है। कैसे हो मेरे सारे भाई, स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पॉलिटी में शुरुआत करेंगे संघीय शासन से। आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसे हम संघ सरकार कहते हैं, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। नंबर 2, फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। फिर हमने पढ़ा संघीय शासन के लाभ, फिर उसके बाद पढ़ी हमने संघीय शासन की चुनौतियाँ, फिर पढ़ा हमने शक्ति का पृथक्करण तथा शक्ति का विभाजन, फिर इसके बाद पढ़ा हमने एकात्मक शासन, फिर इसके बाद हमने पढ़ा संघीय शासन की विशेषताओं में पढ़ा हमने भारतीय संघ में शक्तियों का विभाजन संघ सरकार के पक्ष में झुका हुआ है, इसलिए संसद के द्वारा राज्यों की सहमति के बिना उसके नाम, आकार तथा भूभाग में परिवर्तन किया जा सकता है। फिर पढ़ा हमने संघीय शासन और राज्यसभा। अमेरिका की संघीय व्यवस्था में प्रत्येक राज्य को उस सदन में समान प्रतिनिधित्व किया गया है, जबकि भारत में राज्यसभा में राज्यों के बीच समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है, अपितु जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया गया है। हिस्ट्री में शुरुआत की गुप्तोत्तर काल से। गुप्तोत्तर काल का संस्थापक कृष्णगुप्त था तथा गुप्तोत्तर काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। इसी के काल में चीनी यात्री हिंगसांग भारत आया तथा हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक सम्राट भी कहा जाता है। हर्ष आरंभ में शैव मत अनुयायी था तथा इसने महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में कराया। हमने पढ़ा हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में। पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि दान की प्रथा चलाई तथा इसकी राज्य के 4 भागों में बांटी जाती थी। इसके काल में विधि शासन अच्छा नहीं था। इसके बाद हमने पढ़ा पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में। चालुक्य वंश का शासक, राजधानी उत्तरी कर्नाटक में वातापी या बादामी थी। यह हर्षवर्धन का समकालीन तथा प्रतिद्वंदी था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा दक्षिण भारत का इतिहास चोल साम्राज्य के संदर्भ में। इसके बाद फिर हमने बोला हिस्ट्री को बाय बाय। नॉन स्टॉप 4 घंटे स्टडी करने के बाद अब हम लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक, खाना वाना खाएंगे, फिर करेंगे साइंस एंड टेक स्टार्ट। आज हमने साइंस एंड टेक में शुरुआत करी ब्रेन मैपिंग से। इस प्रक्रिया में व्यक्ति के सामने अपराध से जुड़े तथ्य को प्रदर्शित कर उसके मस्तिष्क से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का अध्ययन मस्तिष्क तरंगों के रूप में किया जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति के अपराध से जुड़े होने या जुड़े नहीं होने की पुष्टि की जाती है। हालांकि न्यायालय इसे साक्ष्य के रूप में नहीं मानता है। इसके बाद पढ़ा हमने जैविक लक्षणों के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक लक्षण, व्यवहारिक लक्षण। फिर पढ़ा हमने जैविक लक्षणों के उपयोग। फिर पढ़ा हमने जीन थेरेपी। जीन थेरेपी अथवा जीनोम एडिटिंग पर आधारित विधि है जिसके द्वारा आनुवंशिक और अस्थायी रोगों का उपचार किया जा सकता है। वो हमारा आज का सेशन साइंस एंड टेक का कंप्लीट। अब चलते हैं करंट की तरफ। टास्क हुआ कंप्लीट। आज सब चले गए लाइब्रेरी से, काफ़ी देर हो गई। आज रात के 8:30 बज रहे हैं। लाइब्रेरी खाली पड़ी है, देखो पूरी ही खाली पड़ी है। ठीक है भाई, चलो अब हम भी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।